हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट आवर केमिस्ट्री क्लास। हम इसके पहले पढ़ रहे थे कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी पढ़ रहे थे हम। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़ ली थी, जो कि 2 टाइप्स की है, अल्फ़ा और बीटा। अब हम पढ़ते हैं टर्सरी। टर्सरी जो है और ज़्यादा कॉइल्ड हो जाएगी। यहाँ पर प्रोटीन की स्ट्रक्चर जो है और ज़्यादा कॉइल्ड फॉर्म में आ जाएगी और उसको हम क्या बोलेंगे, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलेंगे। उसमें क्या होगा, फोल्ड बनते जाएंगे। फोल्डिंग जब वो कॉइल्ड फॉर्म में आएगी तो फोल्ड बनते जाएंगे। 2 तरीके की होती है ये, फाइब्रस और ग्लोबुलर। ठीक है, फाइबर प्रोटीन अपन ने पढ़ा था और ग्लोबुलर भी पढ़ा था। ग्लोबुलर मतलब बॉल जैसा, ठीक है, राउंड शेप। द मेन फोर्स ऑफ विच स्टेबलाइज द सेकेंड डिग्री मतलब सेकेंडरी, और 3 डिग्री मतलब टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड लिंकेज। यहाँ पर डाइसल्फाइड लिंकेज भी आ गया है, वैन डेर वाल बॉन्ड भी आ गया है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ गया है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आ गया है। तो ये इसको सबसे ज़्यादा क्या बनाती है, स्टेबल बनाती है। अब आता है हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सम ऑफ और ज़्यादा कॉइल्ड हो जाएगी। 2 and more पेप्टाइड चेन रेफर टू द सब यूनिट्स एंड द spatial arrangement of these subunit with respect to the each other is known as the quaternary structure। ठीक है, और ज़्यादा कॉइल फॉर्म में आ जाएगी, ब्रांच निकल जाएगी सबसे ज़्यादा, तो सब यूनिट्स आ जाएंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आता है हमारे पास डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इंपॉर्टेंट पार्ट है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की स्ट्रक्चर चेंज होना। ठीक है, कोई सी भी चीज़ है, जैसे एक रॉड है सिंपल प्लास्टिक की, अगर आपने उसको ऐसे कर दिया, तोड़ दिया, या उसका शेप चेंज कर दिया, तोड़ा तो नहीं, उसका शेप चेंज कर दिया, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये डीनेचर हो गया है। ठीक है, इसका डीनेचुरेशन हो गया है। उसी तरीके से प्रोटीन की स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ी, प्राइमरी सेकेंडरी और 3 डिग्री 4 डिग्री पढ़ी है अपन ने। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है। अगर इनके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, डीनेचुरेशन। और हमारी डेली लाइफ में भी ये डीनेचुरेशन आप देख सकते हैं किस तरीके से। व्हेन अ प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म मतलब ओरिजिनल जो उसकी फॉर्म है, अगर वो फॉर्म चेंज हो जाती है तो हम उसको बोलेंगे डीनेचुरेशन। और ये चेंजेस किसकी वजह से होते हैं, केमिकल की वजह से हो सकते हैं। अगर हम उसको प्रोटीन के ऊपर कोई केमिकल रिएक्शन करवा दें, या फिर हम उसको टेम्परेचर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कर दें, तो उसका डीनेचुरेशन हो जाता है। डीनेचुरेशन क्यों होता है, क्योंकि प्रोटीन के बीच प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होती है, उनकी जो रिजिड स्ट्रक्चर है या जो भी स्टेबल स्ट्रक्चर है, वो किसकी वजह से, बॉन्ड्स की वजह से है, कि उनके बीच में बहुत सारे बॉन्ड्स हैं। पेप्टाइड बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, वैन डेर वाल बॉन्ड है। अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो डेफिनेटली इनकी स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इनकी अगर फोल्डिंग स्ट्रक्चर है तो वो फोल्डिंग चेंज हो जाएगी, हेलिक्स है तो वो हेलिक्स की स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से जो प्रोटीन है वो अपनी स्ट्रक्चर लूज कर देता है और उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन बोलते हैं। ठीक है, डीनेचुरेशन कोज लॉस इन द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन। अगर हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है, ठीक है, वो जो भी काम करता है, अगर उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है तो वो बायोलॉजिकल वर्क नहीं कर पाता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन ही बोलेंगे। क्यों होता है ये पढ़ लिया, ये तो हमने। डीनेचुरेशन इज यूजुअली इरिवर्सिबल। क्या होता है, ये इरिवर्सिबल है, मतलब अगर एक बार डीनेचर्ड हो गया है प्रोटीन तो वो वापस अपनी ओरिजिनल नेटिव पोजीशन में नहीं आ पाएगा। लेकिन कभी कभी ये क्या होता है, रिवर्सिबल भी हो सकता है। एग्जाम्पल, कोएगुलेशन ऑफ एग। जब हम एग को बॉईल करते हैं तो वो अंदर से क्या होता है, लिक्विड होता है पहले, लेकिन जब आप उसको बॉईल करते हो तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है या नहीं आता। ठीक है, ये कौन सा चेंज है, इरिवर्सिबल है, यानी वापस आप उसको सॉलिड से लिक्विड में थोड़ा ला सकते हो, नहीं ला सकते। ठीक है, आप ये सोचोगे मेरा मन नहीं है तो वापस मैं उसको लिक्विड में चेंज करके एग को वापस फ्रिज में रख दूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, इरिवर्सिबल चेंज है क्योंकि ये। तो यहाँ पर प्रोटीन को जब आपने बॉयल किया तो वो क्या हो गया, डीनेचर्ड हो गया। क्लियर है। ये कर्डलिंग ऑफ मिल्क जो है उसके अंदर भी प्रोटीन होता है। अब आपने उसको किस में चेंज कर दिया, कर्ड में चेंज कर दिया। क्यों, कैसे हुआ वो कर्ड में चेंज, उसकी पीएच चेंज हो गई है। पीएच जब भी चेंज हुआ, कोई सा भी प्रोटीन है, कोई सा भी रिएक्टेंट है, बायोलॉजिकल रिएक्टेंट है, वो स्पेसिफिक पीएच पर ही काम करता है।
तो जो मिल्क है उसकी आपने पीएच चेंज कर दी तो वहाँ पर जो दूध है उसके अंदर का प्रोटीन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, डीनेचर्ड हो जाएगा, और वो किस में चेंज हो जाएगा, कर्ड में चेंज हो जाएगा। तो इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन। द रिवर्सिबल प्रोसेस इज कॉल्ड द रिवर्स डीनेचुरेशन। अगर हम क्या कर सकते हैं, वापस बैक पोजिशन में जा सकते हैं तो उसको बोलते हैं हम रिवर्स ऑफ डीनेचुरेशन। इसको रीनेचुरेशन बोलेंगे, रीनेचुरेशन वापस बनना, वापस ओरिजिनल या नेटिव पोजीशन में आ जाना। दिस इज़ व्हेन द डिस्ट्रप्टिव एजेंट इज रिमूव्ड एट द, कब होगा ये कि अगर हमने क्या किया, पीएच को वापस चेंज कर दिया, वापस जिस वजह से प्रोटीन की डीनेचर्ड हुई है, अगर आपने वो फैक्टर चेंज कर दिया तो वो वापस अपनी बैक पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन जनरली ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर प्रोटीन का एक बार डीनेचुरेशन हो गया तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जा पाता है। यूज दिस डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इज यूज्ड इन द टेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यूरिया प्रेजेंट इन ब्लड सीरम। द सैंपल ऑफ ब्लड सीरम इज डीनेचर्ड बाय द एसिड। कहाँ पर काम आता है ये डीनेचुरेशन? एक बेकार प्रोसेस है जो कि हमारी बॉडी के अंदर इसका रोल नहीं है, ठीक है, हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है ये। लेकिन हम जब ब्लड का क्या लेते हैं, टेस्टिंग करनी होती है तो हमारी बॉडी से ब्लड बाहर निकाल लिया जाता है तो उसका डीनेचुरेशन हो जाता है। होगा या नहीं होगा? बाहर का एनवायरनमेंट अलग है, अंदर का अलग है। जो ब्लड है वो भी तो प्रोटीन से बना है, तो बाहर का अलग है और अंदर का अलग है, तो उसका डीनेचुरेशन हो जाएगा और डीनेचुरेशन फॉर्म में ही उसको स्टोर किया जा सकता है। द प्रिसिपिटेट, अब क्या हो जाएगा, जो ब्लड है वो क्या हो जाएगा, प्रिसिपिटेट बना लेगा, मतलब सॉलिड फॉर्म में वो जम जाता है, नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है बॉटम में। तो दिस प्रिसिपिटेट इज फिल्टर्ड, देन द रेस्ट ऑफ द सॉल्यूशन इज टेस्टेड फॉर ग्लूकोज यूरिया एक्सेट्रा बाय केमिकल एनालिसिस। तो जो हमारे पास जो प्रोटीन होता है, हमें ग्लूकोज या फिर यूरिया का हमें अगर टेस्टिंग करनी होती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोटीन और ग्लूकोज को अलग करना पड़ेगा या नहीं? तो हमें तो प्रोटीन जो है वो डीनेचर्ड फॉर्म में प्रिसिपिटेट हो जाता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है टेस्ट ट्यूब में, और ऊपर क्या बच जाता है, ग्लूकोज और यूरिया बच जाता है, जिसको हम फिल्टर करके उसकी अलग से टेस्टिंग कर लेते हैं। ये तो हो गया हमारे पास डीनेचुरेशन। अब आता है हमारे पास एंजाइम। इट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन से बना हुआ एक और बायोमॉलिक्यूल। पढ़ क्या रहे हैं हम? बायोमॉलिक्यूल। हमारा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो बायोमॉलिक्यूल ही है। हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, हमने प्रोटीन पढ़ा, और नेक्स्ट बायोमॉलिक्यूल इज एंजाइम, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल है वो एंजाइम है, और एंजाइम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। किससे बना होता है ये? प्रोटीन से बना होता है। इसको हम बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं। व्हाट इज़ द मीन ऑफ कैटलिस्ट? कैटलिस्ट मतलब होता है जो जैसे कि क्लास चल रही है और आप लोग शोर कर रहे हो या फिर हम लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है, मैं टीचर भी आपका बातें कर रहा है, और हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब हमारा मेन वर्क क्या था, पढ़ना था और पढ़ाना था, ठीक है। तो स्टडी जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही है, ठीक है, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ स्टडी है वो कम हो गई है, स्पीड कम हो गई है। अगर एकदम से प्रिंसिपल सर आते हैं तो हम लोग सब सेटल हो जाते हैं, आप लोग सब सेटल हो जाते हो और हम एकदम से स्टडी पे आ जाते हैं। तो प्रिंसिपल सर जो हैं उन्होंने आकर क्या किया, खुद में कोई चेंज नहीं किया, ना आपसे कुछ बोला उन्होंने, ना मुझसे कुछ बोला, ना क्लास में आके कुछ अरेंजमेंट किया, कुछ नहीं बोला, सिर्फ उनकी प्रेजेंस जो है उन्होंने ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दी, ठीक है, सिर्फ प्रेजेंस ने रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दी। दैट इज़ दिस टाइप ऑफ वर्क सेम डू एंजाइम, ठीक है। एंजाइम्स भी इस तरीके का ही वर्क करते हैं कि वो खुद तो क्या रहते हैं, अनचेंज रहते हैं, लेकिन जहाँ पर भी वो प्रेजेंट रहते हैं वहाँ पर रिएक्शन की रेट बढ़ा देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है और हमें प्रोडक्ट जल्दी मिल जाता है। तो इसको हम बोलते हैं बायो कैटलिस्ट। दीज आर द सिंथेसाइज बाय द लिविंग सेल। कहाँ पर बनते हैं ये? लिविंग सेल में बनते हैं। बर्जीलियस ने इनके बारे में बताया सबसे पहले, है ना। अमाइलेज, कौन सा एंजाइम देखा है इन्होंने? अमाइलेज। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हमारी जो मुंह के अंदर सलाइवा होती है उसके अंदर अमाइलेज प्रेजेंट होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले डाइजेशन करता है। हम जो भी खाते हैं तो मुंह में ही डाइजेशन शुरू हो जाता है, तो कौन से एंजाइम के प्रेजेंस से होता है वो? अमाइलेज। The name amylase was given to the biocatalyst Kuhan.
कोहन जो साइंटिस्ट है उन्होंने इसको बायो कैटलिस्ट नाम दिया। उसके बाद आता है हमारे पास जो एंजाइम है यूरिएज इन द जो समर है, और उन्होंने क्या किया, यूरिएज एंजाइम को कहाँ पर लेबोरेटरी में सिंथेसिस कर दिया इसका क्रिस्टलाइन फॉर्म में। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिस्कवरी थी। उसके बाद आता है डेफिनेशन। मेयर बैक ने इसका डेफिनेशन दिया कि ये क्या है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है विच एक्ट्स एज द स्पेसिफिक कैटालिस्ट, चूँकि स्पेसिफिक कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। एंजाइम्स आर द कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड विच कैटालिस्ट बायोलॉजिकल रिएक्शन, जो बायोलॉजिकल रिएक्शन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, लेकिन खुद क्या रहते हैं, अनचेंज रहते हैं, खुद में कोई भी चेंज नहीं आता है, और लास्ट में एज इट इज़ हमें वापस जैसा एंजाइम था वैसा हमें लास्ट में मिल जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम कलरलेस होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने हुए होते हैं। उसके बाद एंजाइम जो है वो नॉट यूटिलाइज्ड इन अ रिएक्शन के अंदर यूटिलाइज नहीं होते हैं, एज इट इज़ आपको लास्ट में ये मिल जाते हैं। वेरी लो, इनकी बहुत कम माइन्यूट क्वांटिटी इनकी जरूरी होती है किसी भी रिएक्शन के लिए, ठीक है। एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन की जो रेट है वो इंक्रीज कर देते हैं, क्या करके, उनकी एनर्जी बढ़ाकर, क्या कर देते हैं, ये एनर्जी बढ़ा देते हैं, लेकिन लास्ट में खुद अनचेंज रहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा देते हैं, जो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं उनकी एक्टिवेशन, उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। ये कितना टाइम्स, 10 पावर 20 टाइम्स, ठीक है, 10 की पावर 20 टाइम्स, इतना ज़्यादा ये रिएक्शन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। एंजाइम्स ओनली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज नो इफेक्ट ऑफ एंजाइम ऑन डायरेक्शन और इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर, वन काइंड ऑफ एंजाइम कैन कैटालाइज एंड पर्टिकुलर टाइप ऑफ द रिएक्शन, एग्जाम्पल एमाइलेज आर ओनली कैटालिस्ट ग्लूकोज हाइड्रोलाइसिस बट द सुक्रोज डू नॉट कैटालाइज। जो एंजाइम्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कुछ ही अब उनकी रिएक्शंस फिक्स होती है, वो उन्हीं पर ही काम करेंगे। कोई सा भी एंजाइम किसी भी रिएक्शन पे काम नहीं कर सकता, वो अपनी एक साइट होती है कि मुझे इसी साइट पर काम करना है तो वो उसी साइट पर काम करेगा। एंजाइम्स आर मोर, जिस तरीके से एमाइलेज जो है वो हमारे मुंह में है और वो ग्लूकोज पर ही काम करता है, फैट पर वो काम नहीं करेगा, ठीक है, प्रोटीन पर काम नहीं करेगा, उसके लिए अलग से एंजाइम होंगे। एंजाइम्स आर मोर एक्टिव 310 केल्विन पर, ये इनका जो टेम्परेचर है उसके ऊपर ये सबसे ज़्यादा काम करते हैं 310 केल्विन पर, ठीक है, और pH जो है वो 6 to 8 होना चाहिए। हाई टेम्परेचर अल्ट्रावायलेट रेज, एसिड हाई एसिड और सॉल्ट कंसंट्रेशन बेसिक रिएक्टेंट्स कॉज डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स का भी प्रोटीन की तरह डीनेचुरेशन हो जाता है, ठीक है। अगर अल्ट्रावायलेट रेज हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, pH आपने चेंज कर दी हो, एसिड हो, बेस हो, तो इनमें स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, फिर ये नॉर्मल काम नहीं कर पाते हैं। Some artificial substance shows catalytic activity like enzymes. These are known as the artificial enzyme. कुछ हमारी बॉडी के अलावा बाहर हमने सिंथेसिस किए, ये एंजाइम की तरह काम करते हैं, उनको हम आर्टिफिशियल एंजाइम बोलते हैं।